आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर दिल्ली में देखिए रेखा गुप्ता, सीएम रेखा गुप्ता हैं। उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी योजना की आज शुरुआत की है, जिसमें बता दें कि लक्ष्मी योजना पोर्टल को उन्होंने लॉन्च किया है। आज के दिन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल को लॉन्च किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दौरान कहा कि ये आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली की बहनों के लिए जो संकल्प हमने सरकार बनाते हुए लिया था, सरकार बनाते समय, वो आज सिर्फ 1.5 साल की ही अल्प अवधि में ही पूरा कर लिया गया। सरकार की तरफ से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने की योजना है, जिसमें उन ज़रूरतमंद बहनों के लिए 2500 रुपये महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा 5100 करोड़ रुपए का, और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। ये आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली की बहनों के लिए जो संकल्प हमने सरकार बनाते हुए लिया था, आज मात्र 1.5 साल की अल्प अवधि में ही हम सरकार की ओर से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने वाली योजना है, जिसमें उन जरूरतमंद बहनों के लिए 2500 रुपये महीना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा 5100 करोड़ रुपए का अपने फंड में, और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरी दिल्ली की वो बहनें जिनको सच में आर्थिक सामर्थ्य की जरूरत है, जिनको उस मजबूती देनी है कि जिसके कारण से वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और आगे बढ़ सके। उस आर्थिक स्वावलंबन के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली बहनों के लिए ये योजना शुरू की है। आज से पोर्टल शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और अभी तक मुझे लगता है कि लगभग 500 बहनों बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस पे अपना फॉर्म भर चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई है दिल्ली की बहनों को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। दिल्ली के लोगों के हित के लिए, दिल्ली के लोगों को सेवा देने के लिए काम कर रही है, और एक एक योजना जो दिल्ली सरकार की है वो दिल्ली की बहनों को मजबूती देने वाली है। वो हमारी दिल्ली लक्ष्मी योजना है, या वो हमारी दिल्ली लखपति बिटिया योजना है, या कल हमने जो विद्या वाहिनी के माध्यम से दिल्ली की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार दिया है। और देखिए, उन महाराष्ट्र के पुणे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 प्रदान करने के लिए जो समारोह आयोजन किया गया, उसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, और उन्होंने इस दौरान कहा कि तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के अग्रहरी थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। तिलक महाराज एक शिक्षक थे, शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा के आग्रही थे, प्रखर पत्रकार थे। पत्रकार कितना निर्भीक हो सकता है, वो केसरी के तंत्री लेख देखकर ही कोई इसका अनुभव कर सकता है। और एक बहुत बड़े चिंतक के रूप में उन्होंने भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति दुनिया के सामने करने का काम तिलक महाराज ने किया। करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर स्वराज का मंत्र प्रज्वलित किया। एक युग पुरुष, एक महान शिक्षक, एक निर्भीक पत्रकार, चिंतक, कर्मयोगी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जोड़
पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किसी के साथ मेल नहीं खाती है, वो सबसे ऊपर है। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास योजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोगपुरम में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और उनका उद्घाटन भी किया है, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम पर एक ही परिवार के नाम उस पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा और केंद्र की एनडीए सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। पहले जब एयरपोर्ट बनते थे तो एयरपोर्ट के नाम एक ही परिवार के नाम पर चढ़ जाते थे। हमने इस परंपरा को बदला। हमने अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि के नाम से जोड़ा। हमने पंजाब में संत रविदास जी के नाम से एयरपोर्ट का नाम जोड़ा। और साथियों, केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय किया है कि इस नए एयरपोर्ट का नाम श्री अल्लूरी सीताराम राजू के नाम पर होगा। आंध्र प्रदेश का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, देश और दुनिया का जो भी नागरिक इस एयरपोर्ट से यात्रा करेगा, उसे अल्लूरी सीताराम राजू जी के नाम से जनसेवा और योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि विरोध कीजिए लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से विरोध कीजिए। इस तरह से जिस तरह जंतर मंतर में हुआ उसी को लेकर उन्होंने कहा कि हुड़दंगबाजी, गाली गलौज ये नहीं करनी चाहिए। योग गुरु है बाबा रामदेव। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, शिक्षा और चिकित्सा तंत्र में और अलग अलग व्यवस्था में बहुत खामियां हैं। इसके लिए विरोध हमारा लोकतांत्रिक अधिकार भी है और जब बातें अनसुनी की जा रही हों तो फिर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना भी चाहिए। मैं एक ही बात कहूंगा कि लोकतांत्रिक तरीके से मानवीय और नैतिक मूल्यों के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलौज, हुड़दंग, विध्वंस से बात नहीं बनेगी। विरोध करने के साथ ही साथ यह भी देखिए कि हमें देश का निर्माण कैसे करना है। पर हंगामा, हुड़दंग, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, गाली गलौज करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, शिक्षा तंत्र में, चिकित्सा तंत्र में और अलग अलग व्यवस्थाओं में बहुत खामियां हैं और उनके लिए विरोध ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। और जब बातें अनसुनी की जा रही हो तो फिर लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से विरोध होना भी चाहिए। तो बस एक ही बात कहूंगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ह्यूमन वैल्यूज, मोरल वैल्यूज के साथ हमें विरोध करना चाहिए। गाली गलौच, हुड़दंगा, विध्वंस, डिस्ट्रैक्शन, इससे बात नहीं बनेगी। और विरोध करने के साथ साथ ये भी देखें कि हमें देश का निर्माण कैसे करना है, क्योंकि आखिरी बात तो देश के सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत मात्र हंगामा करने से तो नहीं बनेगा। और जिस तरह से जो बच्चे एक हुजूम के साथ और ऐसा सड़कों पर कुछ झूमते हुए आजादी के नारे लगा रहे हैं, उससे भी बात नहीं बनेगी। आपको अपने आप को इतना काबिल बनाना पड़ेगा कि आप भी अपने देश के लिए कुछ योगदान कर सके और शासन तंत्र को भी जवाबदेह बना सके। उसके लिए आप जरूरत पड़ने पर कभी कभी ऐसा विद्रोह और बगावत नहीं बल्कि अहिंसात्मक लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के साथ आंदोलन भी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जिस तरह की घटना हुई, आतंकवादियों के द्वारा 2 लोगों की जान ले ली गई और कुछ घायल भी हुए हैं। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कुछ अजीबोगरीब बयान दे दिया है। और साथ ही देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला और वो कुलगाम जिले के केलम इलाके में हुए आतंकी हमले पर कहा है कि बहुत अफसोस तो है, किसने मारा है ये नहीं पता है। उन्होंने कहा कि किसने मारा है
ये पता नहीं है, इसकी ईमानदारी से तहकीकात होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता है कि यह उसी समय क्यों होता है जब हम राज्य का दर्जा मांग रहे होते हैं। फारूक अब्दुल्ला जी को क्या समझ में आता है जब जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा मांगा जाता है तो उसी समय ये घटनाएं क्यों होती हैं? उन्होंने एक बड़ा सवाल कर दिया है, अजीबोगरीब बयान दे दिया है। देखिए, वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुलगाम जिले के केलम इलाके में हुए आतंकी हमले पर कहा, उनका सीधे सीधे कहना है कि यह बहुत अफसोसजनक बात है, बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे उन बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया है। इस हमले की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उनके बेटे हैं, मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनका ये बयान है। और उनके पिता नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं फारूक अब्दुल्ला, उनका बयान बिल्कुल ही अलग सा आया है। कौन मारने वाले हैं ये भी पता नहीं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेट वोट मांग रहे हैं। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने मंच से कहा कि दुनिया जब लीडरशिप खोज रही है उस दौरान भारत भाग्यशाली है कि यहाँ एक परखी हुई लीडरशिप है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 25 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने असाधारण काम किया। ये बातें आंध्र प्रदेश के विजयनगर भोगमपुर में एक जनसभा को मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। उन्होंने देखिए इस बात को कहा है कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश नए नेताओं की तलाश के संकट में जूझ रहे हैं, लेकिन भारत जो है भाग्यशाली है, यहाँ एक परखी हुई लीडरशिप है। I am telling you with my heart, we are in an inspiring time. The world has moved from IT to AI. The right knowledge is available. The right technology is maturing. But we need leaders to deliver. Democratic countries everywhere are facing crisis, searching for new leaders. We are fortunate, India is fortunate. There is a tested leadership. 25 years, Narendra Modi ji as Chief Minister and Prime Minister of India has done extraordinary work. मोदी साहब। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने सीधे सीधे कहा है कि बिहार में विकास हो रहे हैं, विकास जारी है, विकास का जो कार्य है वो लगातार जारी है। अपनी सरकार का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष हैं संजय सरावगी। NH 333A के अपग्रेड को लेकर कहा कि पूरे बिहार का विकास हुआ है, बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, ऐसा काम हो रहा है जो बिहार के लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। इसमें जमुई को भी योजना मिली है। प्रत्येक ज़िलों में एयरपोर्ट बनाने का सरकार ने निर्णय लिया है। कई एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में निवेश करने के लिए तैयार हैं। पूरे बिहार का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। विकास हो रहा है, बिहार कहां से कहां पहुंच गया। आधारभूत संरचना तो ऐसा काम हो रहा है जो बिहार के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी में जमुई को भी योजना मिली है। उसके लिए लगातार सभी स्थानों पर प्रत्येक जिलों में एयरपोर्ट बनाने का सरकार ने निर्णय किया है। कई एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं।
बहुत सारे काम हो रहे हैं। 12 सिटियों ग्रीन फील्ड सिटी का निर्माण होगा, उसका भी काम लगभग जो है योजना जो है पाइपलाइन में आ गई है। तो पूरे बिहार का चौतरफा विकास हो, आधारभूत संरचना का निर्माण हो और उद्योगों की स्थापना के लिए बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में निवेश करने के लिए तैयार है। कुछ ने निवेश प्रारंभ कर दिया है। तो पूरे बिहार का। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस का कोई काम ही नहीं है, उनके पास कोई काम ही नहीं है और सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस करती रहती है। उनका सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला किया है, कांग्रेस पर कई वार किए हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है, प्रधानमंत्री देश के लिए काम करेंगे। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में भी उन्होंने कहा कि आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सज़ा मिलने पर कहा कानून का राज है और कानून के दायरे में उन्होंने जो गलती की थी उसकी सज़ा उन्हें मिली है। इस पार्टी के पास कोई काम नहीं है, अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस हमेशा करती है। देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है, तो देश की जनता ने जब प्रधानमंत्री चुना तो प्रधानमंत्री देश के लिए काम करेंगे, देश में रहने वाले लोगों के लिए काम करेंगे, कांग्रेस की बात मानेंगे। सर, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अवध एक्सप्रेस से सत्ता में आई थी लेकिन अब अयोध्या एक्सप्रेस से सत्ता से बाहर गई। उन्होंने इसे राम मंदिर दान चोरी विवाद से जोड़ा। ये अखिलेश यादव जी आज तक भगवान राम का दर्शन करने गए नहीं, तो वैसे ही उनको आशीर्वाद मिल गया है कि अब इस जन्म में सत्ता मिलने वाली नहीं, अगले जन्म की तैयारी करें अखिलेश जी। सर, आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन को 2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कानून का राज है, कानून के दायरे में जो गलती उन्होंने किया था उसकी सजा उनको मिली है। देखिए, कांग्रेस। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।